नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो भाषण, एक सोमवार को लोकसभा में, दूसरा मंगलवार को राज्यसभा में। दोनों भाषणों को लंबे समय तक याद किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसको उद्धृत किया जाएगा। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का पक्ष लिया या अपनी पार्टी और सरकार का और अपना पक्ष रखने की कोशिश की। उन्होंने देश की राजनीति में क्या समस्या है, उसकी जड़ में कहाँ से समस्या शुरू हुई, उस पर बात की। उसका निदान क्या है, उस पर बात की। क्या गलतियाँ हुई, उसकी बात की। उनको कैसे रोका जा सकता था, उसकी बात की। उसका जो है निदान कैसे हो सकता है, उसकी बात की। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी 125 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी, उसके बारे में उन्होंने जो कहा। देखिए, राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल होता है जो चुनावी राजनीति में होता है, उसकी महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी होती है कि एक दिन सत्तारूढ़ दल बने, सत्ता में आए, उसको सरकार चलाने का मौका मिले। प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगले 100 साल तक सत्ता में नहीं आना चाहती, इस बात से मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा, कम से कम कह रहा हूँ मैं, आधे से ज़्यादा कांग्रेसी भी सहमत होंगे। जो कांग्रेस की स्थिति बन गई है, उन्होंने कहा कि इस पार्टी को अर्बन नक्सल्स ने टेक ओवर कर लिया है। और बिल्कुल सही बात है। आप राहुल गांधी के और प्रियंका वाड्रा के भाषण सुनिए, उनके स्टेटमेंट देखिए, उनके फैसले देखिए, आपको साफ अर्बन नक्सल्स की छाप नज़र आएगी। उनका एजेंडा कांग्रेस पार्टी आगे चला रही है, आपको साफ नज़र आएगी। और सोमवार को तो लोकसभा में उन्होंने कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जो है लीडरशिप ले ली है कांग्रेस पार्टी ने। तो जो बातें उन्होंने कही हैं, उनमें आप ये कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के विरोध में हैं, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़कर यहाँ पहुँचे हैं। ये सब बातें कर सकते हैं कि आप विपक्षी, कांग्रेस का विरोधी होने के नाते वो कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जितनी बातें कही हैं, उनमें से एक को भी आप तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं कह सकते। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक वाक्य जो होता है, कभी कभी कोई नेता, कोई व्यक्ति बोलता है और उसको बड़ा भारी पड़ जाता है। राज्यसभा में मंगलवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो एक वाक्य बोला, वो पूरी पार्टी पर भारी पड़ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर इस देश में कांग्रेस न होती तो क्या होता। उनका मतलब था कि देश कहाँ चला जाता, बीजेपी और इस तरह की ताकतें उसको कहाँ ले जाती। कांग्रेस ने देश को बचाया हुआ। फिर जो प्रधानमंत्री शुरू हुए कि अगर इस देश में कांग्रेस न होती, उन्होंने शुरुआत की महात्मा गांधी की इच्छा से कि कांग्रेस को विसर्जित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की इच्छा के अनुरूप इसे विसर्जित न करने का क्या नुकसान हुआ। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस न होती तो इस देश में इमरजेंसी का कलंक न लगता। अगर कांग्रेस न होती तो 50 से ज़्यादा चुनी हुई सरकारें बर्खास्त न की जाती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर निकलना न पड़ता। लंबी सूची उन्होंने गिनाई और कहा कि कांग्रेस के होने के कारण ये सब हुआ। उन्होंने फेडरलिज्म की बात कही। उन्होंने अपने पूरे भाषण में किसी भी जगह कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। लेकिन उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, उनका चुन चुन कर और पूरी जो है शिद्दत से जवाब दिया, पूरी ताकत से जवाब दिया। और जवाब ऐसा कि अगर कांग्रेस में थोड़ी भी शर्म हो तो उसे इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए कि उसके नेता ने सदन में ऐसी बात बोली। लेकिन वैसा कुछ होगा नहीं, वो अलग बात है। उन्होंने नाम नहीं लिया राहुल गांधी का एक बार भी। उन्होंने 2 साल बाद बोले हैं। देखिए, पूरे पेंडेमिक के दौरान उन्होंने किसी पार्टी पर, किसी राज्य सरकार पर कोई आक्षेप नहीं किया, एक वाक्य, एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन संसद में उन्होंने, जब लग रहा है कि तीसरी लहर भी जाने वाली है, तब उन्होंने कहा
कि पहली लहर के दौरान, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उकसाकर वहाँ से निकलने के लिए मुंबई से, दिल्ली से, दूसरे शहरों से कांग्रेस ने मजबूर किया। अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया कि दिल्ली में लाखों लोगों को ले जाकर यूपी के बॉर्डर पर छोड़ दिया। इन दोनों सरकारों ने पूरी कोशिश की कि उस पैंडेमिक के दौरान देश में अराजकता फैल जाए, हाहाकार मचे। उन्होंने कहा कौन ऐसा होगा, ऐसे लोग हैं ये जो देश में कुछ बुरा हो जाए, खराब हो जाए तो खुश होते हैं। अब आप सोचिए कि कोई ऐसा कोई नागरिक हो सकता है किसी देश का जो अपने देश में कुछ बुरा हो रहा हो, अपने देश के साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो वो खुश हो जाए। लेकिन इन पार्टियों ने किया, उन्होंने वैक्सीन को लेकर कहा कि जिस तरह की अफवाह फैलाई गई, जिस तरह की बातें कही गई, इतनी बड़ी उपलब्धि है, दुनिया के किसी भी देश से बड़ी उपलब्धि है, और दुनिया के किसी देश ने ये उपलब्धि की होती तो उसका गुणगान पूरे देश में एक एक व्यक्ति कर रहा होता। लेकिन हमारा विपक्ष, जो भाजपा का विरोध करने वाले हैं, जो पूरा इकोसिस्टम है भाजपा के विरोध का, उन सब ने, किसी ने क्रेडिट देना तो छोड़िए, तारीफ करना तो छोड़िए, पूरी कोशिश की कि मामला डिरेल हो जाए। कोई कह रहा था वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो हो ही नहीं सकता, 1 साल में ये काम कैसे पूरा हो सकता है, 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, ये नहीं है, वो नहीं है। फेडरलिज्म की बात पर भी उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म की बात वो नहीं कर सकते जो चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करते रहे हों। टी अंजैया का जिक्र किया उन्होंने। एक प्रधानमंत्री के बेटे को, नाम नहीं लिया उन्होंने, नाम राजीव गांधी मैं ले रहा हूँ, वो एयरपोर्ट पर पहुँचे, एयरपोर्ट पर व्यवस्था से खुश नहीं हुए तो सरकार बर्खास्त कर दी। वीरेंद्र पाटिल कर्नाटक में बीमार थे, कर्नाटक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अब तक कांग्रेस के लिए या किसी भी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें जिताकर लाने वाले मुख्यमंत्री, उनको बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह के तमाम उदाहरण। 50s में सीपीएम की सरकार, चुनी हुई सरकार, बहुमत की सरकार, उसको बर्खास्त कर दिया गया। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरे दौर का जिक्र किया, उन्होंने कहा 60 से 80 के बीच में ये पूरा परिवार आ जाता है। तो ये पूरा परिवार, उन्होंने जिक्र किया कि क्या क्या किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो इस देश में वंशवाद न होता, और वंशवादी राजनीति डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री लगातार जिस तरह से कांग्रेस पर हमलावर थे, उन्होंने कांग्रेस के इस आरोप को भी खारिज किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने वाली है। उन्होंने कहा हम संविधान बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन हम मानते हैं कि देश संविधान से ऊपर है, तो हम देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये सब बातें तो आपने सुनी होंगी, अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर पढ़ा होगा। मैं जो बात कह रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री ने इन 2 दिनों में किया है, एक, लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़े आइकन हैं, महात्मा गांधी नहीं है, परिवार के अलावा कुछ नहीं है कांग्रेस के लिए, कोई नहीं है कांग्रेस के लिए, जो कुछ है वो इसी परिवार के लोग हैं, और उसमें सबसे कद्दावर नेता जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं के उदाहरण देकर कांग्रेस को ध्वस्त किया उन्होंने। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे फेडरलिज्म की बात हो, चाहे इस देश को राहुल गांधी ने जो कहा था कि ये राज्यों का संघ है, राष्ट्र नहीं है, उस पर उन्होंने नेहरू का कोटेशन सुनाया कि नेहरू ने क्या कहा था। उसके बाद महंगाई पर उन्होंने कहा, 1951 का 15 अगस्त का लाल किले से दिया गया भाषण उनका, कि कैसे जिक्र कर रहे हैं कि फलां देश में कुछ हो गया है तो उसका असर यहाँ महंगाई पर पड़ेगा। तब इस तरह से दुनिया जुड़ी हुई नहीं थी, ग्लोबल इकॉनमी नहीं थी, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था। 1951 के जवाहरलाल नेहरू के भाषण का कुछ अंश सुनिए, उसका वीडियो मौजूद है, आप सुन सकते हैं। चीज़ों के दाम बढ़े, उसका असर सारी कौम पर, चाहे आप तनख्वाह लेते हैं या कुछ और तरह से रहते हैं, एक दाम बढ़ते जाते हैं। खाने का सवाल, खाने की कमी, राशनिंग और क्या क्या बातें आई, और आप परेशान हुए, और आप लोगों ने या मुल्क ने अक्सर शिकायत की और शिकायत की, क्योंकि परेशानी की शिकायत करनी है। लेकिन
एक ऐसे जकड़ गए हम उसमें कुछ तो और दुनिया के वाकयात। अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीज़ों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात है। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीज़ों के दाम पे पड़ जाए। लेकिन उसी के साथ ये भी बात है तो महंगाई पर जब दुनिया भर में संकट हो, अर्थव्यवस्था में पेंडेमिक के कारण, इस कोरोना के कारण, तो महंगाई दुनिया भर में बढ़ रही है, भारत में भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि किसी इस पार्टी का जो है शासन है इसलिए बढ़ रही है। फिर उन्होंने याद दिलाया कि 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए का शासन था तब महंगाई की क्या स्थिति थी, तब महंगाई की चिंता क्यों नहीं की, तब तो इससे ज़्यादा महंगाई थी। लेकिन मैं आज जो बात कह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बात कह दूँ। गोवा का जिक्र किया, गोवा मुक्ति संग्राम का जिक्र किया और कहा कि नेहरू के अहंकार के कारण वहाँ गोली चली, वो उस आंदोलन में हिंसा हुई। और इसी से शुरू कर रहा हूँ अपनी बात कि दरअसल प्रधानमंत्री ने आज क्या किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का जो सबसे मजबूत किला था उसको ध्वस्त कर दिया। जवाहरलाल नेहरू से बड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के पास कोई आइकन नहीं है। इस कांग्रेस के पास, सोनिया गांधी की कांग्रेस के पास, आज़ादी के आंदोलन वाली कांग्रेस की बात मत कीजिए, वो ख़त्म हो चुकी है कब की। जवाहरलाल नेहरू की छवि बहुत बड़े डेमोक्रेट, एक इंटरनेशनल ब्रांड, डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले, सामाजिक समता में यकीन रखने वाले, इकॉनमी को जो है ख़ास तौर से पब्लिक सेक्टर इकॉनमी को ऊपर ले जाने वाले, देश में बड़े बड़े जो है कारखाने लगाने वाले, बांध बनवाने वाले। उन्होंने जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू को ध्वस्त किया है, अभी तक वो या कोई भी नेता पुराने नेताओं के बारे में, इससे पहले के बारे में बोलता था तो राजीव गांधी के खिलाफ बोलता था, इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी को लेकर, सिखों के नरसंहार को लेकर बातें होती, ये सब होता था। नेहरू के बारे में बचकर बोलते थे, प्रशंसा करते थे या फिर थोड़ा बगल से निकल जाते थे। आज प्रधानमंत्री ने पहली बार जवाहरलाल नेहरू की जो छवि गढ़ी हुई है कांग्रेस की, उसको ध्वस्त कर दिया। उसमें इतने छेद कर दिए हैं कि अब उसका जुड़ना बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। उन्होंने कहा कि वो देश के बारे में नहीं सोचते थे, वो अपनी छवि के बारे में सोचते थे। वो अपनी छवि के कैदी थे, अपनी इमेज के कैदी थे। ये काम करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि कैसी होगी। गोवा के बारे में उन्होंने यही किया, कश्मीर के मामले में यही किया, तिब्बत के मामले में यही किया, चीन से संबंध के मामले में यही किया। तमाम उदाहरण उठाकर देख लीजिए। नेहरू ने हमेशा अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता की, क्योंकि वो अपने को एक ग्लोबल लीडर मानते थे। उनका भारत की संस्कृति से कोई जुड़ाव नहीं था। मैं बता चुका हूँ आपको पहले कि कैसे डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि ये एंग्लो इंडियन संस्कृति में पले बढ़े होने के कारण नेहरू का भारतीय संस्कृति से, ज़मीनी सच्चाई से उस तरह से जुड़ाव नहीं था। उनकी सारी शिक्षा विदेश में हुई, विदेश से पढ़कर आए। आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी आप देखिए कि जब वो जेल में रहे हैं, उसके बाद बाहर निकले हैं तो उनका सबसे ज़्यादा समय विदेशों में बीता है। तो नेहरू की ये जो छवि बनी हुई थी उसको ध्वस्त कर दिया। देश का नैरेटिव बदल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो जो नेहरूवादी छाया थी नेहरू के जाने के बाद भी, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी पर भी, आपने वो किस्सा सुना होगा अटल जी का कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो संसद की गैलरी में एक फ़ोटो लगी हुई थी नेहरू जी की, और 2 दिन बाद उन्होंने देखा कि वो हट गई है, तो उन्होंने पूछा क्यों हटा दिया गया, बुला के फिर से लगवाया। मोदी ये नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी को जो अतीत में गलत हुआ है उसको सही करना है। उन्होंने कहा 50 साल पीछे की आप बात करेंगे तो हम 100 साल की करेंगे, 100 साल पीछे की बात करेंगे तो 200 साल पीछे की करेंगे, और 200 साल पीछे की आप बात करेंगे, हम 350 साल पीछे की बात करेंगे तो शिवाजी का भी जिक्र आएगा। ये सीधा सीधा हमला नेहरूवियन जो फिलॉसफी थी, जो सोच थी, उस पर है। वो जो नैरेटिव था उस पर था, उसको मोदी ने ध्वस्त किया कि आपने इस देश के नायकों को भुला दिया सिर्फ एक परिवार के लिए। नेहरू ने ये किया अपनी छवि के लिए,
कि उनकी छवि सबसे ऊपर, सबसे उजली, सबसे बड़ी दिखाई दे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के साथ जो कुछ हुआ, ये मैं कह रहा हूँ, मोदी जी ने नहीं कहा। इसलिए सरदार पटेल के साथ ऐसा हुआ, इसलिए मदन मोहन मालवीय के साथ ऐसा हुआ, इसलिए के.एम. मुंशी के साथ ये हुआ, और लिस्ट ये बड़ी लंबी है। जितने भी ऐसा, डॉक्टर अंबेडकर की बात के बिना तो ये सूची पूरी ही नहीं होगी। जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार इन लोगों के साथ हुआ, जिस तरह इनका तिरस्कार हुआ, ये आज़ादी के नायक थे। किसी मामले में इनमें से लगभग सभी नेहरू से कद में कम नहीं थे, लेकिन नेहरू ने अपने 17 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में इन सब को बौना बनाने की या इनको हाशिए पर धकेलने की कोशिश की, राष्ट्रीय स्मृति से इनको बाहर करने की कोशिश की, जिससे नेहरू का कद सबसे बड़ा नजर आए। फिर परिवार ही देश है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये नेहरू गांधी परिवार जो है, यही देश है, इसको मानकर चलिए आप, तो आप जो है देश को सही समझ रहे हैं। राहुल गांधी का मैं जिक्र फिर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा है कि उनकी समझ में ये बातें कभी आ ही नहीं सकती। नेहरू की बात कर रहा था मैं कि वो डॉक्टर लोहिया ने कैसे कहा था कि वो एंग्लो इंडियन कल्चर में पले बढ़े थे। राहुल गांधी किस कल्चर में पले बढ़े हैं ये तो बताना भी मुश्किल है। उनका केवल जन्म भारत में हुआ है, उसके अलावा भारत से और भारतीयों से उनका कोई लेना देना नहीं है। और दुर्भाग्य ये है, ये शख्स सबसे पुरानी पार्टी में देश की मुख्यमंत्री तय करता है, अध्यक्ष तय करता है, पदाधिकारी तय करता है, और कोई पद नहीं लेता। क्यों? क्योंकि पद के साथ जवाबदेही आती है। तो जवाबदेही से भागने वाले ऐसा नेता मैंने तो अपने जीवन में न देखा, न सुना और न पढ़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2 दिनों में जिस तरह से मुद्दों को उठाया है, जिस तरह से जो एक झूठा आवरण या कहें कि एक जो है संकोच का आवरण बना हुआ था, उसको हटा दिया कि सच्चाई ये है। उन्होंने लोकसभा में एक शेर सुनाया था जिसकी आखिरी लाइन थी कि अगर जो है इनको दर्पण दिखाओगे तो ये दर्पण तोड़ देंगे। तो कांग्रेस पार्टी वही है। कांग्रेस पार्टी सच्चाई देखने को तैयार नहीं है। स्वीकार करने की तो बात में आती है, पहले तो देखने को तो तैयार हो। तो कांग्रेस पार्टी पर इतना बड़ा हमला मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी हुआ होगा। बड़ा हमला इसलिए कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री कांग्रेस की खामियों को उजागर करते रहे हैं, लेकिन नेहरू को बचाकर हमेशा कोशिश करते रहे कि नेहरू को छोड़ दें। लेकिन पिछले 2 दिनों में उन्होंने इस संकोच को भी त्याग दिया। जो सच है वो सबके सामने रखा। नेहरू को इस तरह से एक्सपोज इससे पहले किसी ने नहीं किया था। मोदी की यही खूबी है, वो ठकुर सुहाती नहीं बोलते। वो आपको या कुछ लोगों को पसंद आएगा इसलिए नहीं बोलते। वो इसलिए भी नहीं बोलते कि ये बोलने से हम अलोकप्रिय हो सकते हैं या हमसे लोग नाराज़ हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं। उनको जो देश के हित में लगता है वो बोलते हैं, और बोलने में कभी कोई संकोच नहीं करते, हिचकिचाते नहीं। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, आप उनकी आलोचना निंदा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि किसी गलत नीयत से बोल रहे हैं। उनकी नीयत बड़ी साफ होती है कि जो देश के हित में नहीं है उसके साथ मैं नहीं हूँ। उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में ये साबित किया कि जवाहरलाल नेहरू के लिए देश हित बाद में था, अपना हित, अपनी छवि पहले थी। इस तरह की बात बोलने का साहस आज तक किसी भारतीय राजनेता ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये दोनों भाषण इतिहास में दर्ज होंगे। लंबे समय तक शोधकर्ता इन पर अध्ययन करेंगे, इनको उद्धृत किया जाएगा। इनके आधार पर जो इस समय की राजनीति है, समकालीन राजनीति है, उसकी व्याख्या की जाएगी। तो इसलिए इन दोनों भाषणों को अगर आपने नहीं सुना है तो सुनना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।